हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस। और उसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट और कहाँ कहाँ पे कौन सी शेप हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, स्टेरिक नंबर क्या होता है और कहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाते हैं स्टेरिक नंबर का वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से अपोजिट या फिर अलग कैसे, ये सब पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी? उसने बोला था कि वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जो हाफ फील्ड हो या फिर बोल सकते हो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, सिर्फ वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, यही बोला था। उससे हमने कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाए थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब आई? अभी देखो, सिर्फ हाफ फील्ड अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में या फिर ओवरलैप में, तो बेरिलियम का मैं देखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2। तो सिर्फ बाहर की शेल को हम लेते हैं, वैलेंस शेल को कंसिडर करते हैं, तो ये होता है 2s2। बोरोन का 2p1 हो जाएगा, 2s2 2p1। कार्बन का 2s2 2p2 हो गया। लेकिन अब बताओ बेरिलियम में क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई ऐसा ऑर्बिटल है जो हाफ फील्ड हो? नहीं, ऐसा दोनों ही फील्ड है। तो इसकी कोवैलेंसी यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा वो जीरो होना चाहिए। एक भी इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। अब बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है, यहाँ पे हाफ फील्ड है ये बोलो। इसी तरह से कार्बन को अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये सिर्फ दो बॉन्ड बनाने चाहिए था। लेकिन अभी हमें रियल में पता है ना कि बेरिलियम डाइफ्लोराइड भी होता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और कार्बन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन की 4 वैलेंसी को शो करते हैं। तो बेरिलियम की 2 वैलेंसी हो सकती है, बोरोन की 3 होती है, और कार्बन की जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि ये वीबीटी कैसे एक्सप्लेन करेगी इसको। यहाँ पे वीबीटी फेल हो गई है। उसके बाद दूसरी दिक्कत कब आई? जब हमने CH4 का जो स्ट्रक्चर था उसको देखा। अभी क्या बताया गया कि मान लो कार्बन के पास वैसे एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, यहीं से शुरुआत हुई थी हाइब्रिडाइजेशन की। कार्बन का जो ऑर्बिटल्स है, अगर मैं लिखूँ कार्बन को, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी, 1s2 2s2 2p2। तो बाहर वाली वैलेंस शेल को अगर मैं कंसिडर करूँ तो उसमें हो जाएगा 2s2, और p में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2px है, 2py है ये वाला ऑर्बिटल, और ये 2pz ऑर्बिटल है मेरे पास। तो 2s2, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। p में कितने होंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो। ये खाली है अभी। तो क्या बोला गया कि हो सकता है कि एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला कि अगर ये नहीं हो रहा है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें बनानी है तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके ये यहाँ पे चला जाते हैं। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा और ये गया यहाँ पे। ठीक है। अब 4 ऑर्बिटल बन गए, एम्प्टी हाफ फील्ड है, तो 4 ऑर्बिटल खाली है तो कोवैलेंसी 4 हो जाएगी। तो इन्होंने बोला ठीक है, अब CH4 बन जाएगा, CO2 CCl4 बन जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आई, जब हमने CH4 का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया। अब एक बात देखो, यहाँ पे है ये s ऑर्बिटल, स्फेरिकल है, ये क्या है, ऐसे अलग शेप के होते हैं। तो जब यहाँ पे आके मान लो CH4 बनाने, तो इसका हाइड्रोजन का क्या आएगा, एक ही है, ऐसे ऐसा आगे ओवरलैप करेगा, इसमें भी S ओवरलैप करेगा इससे। तो क्या इनका जो ऑर्बिटल होगा उसकी शेप अलग होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, स्ट्रेंथ अलग होगी, समझा चुके स्ट्रेंथ लेंथ, और ये सब किस पे डिपेंड करेगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये अलग हो गई और इसकी स्ट्रेंथ अलग हो गई। अब ये लेंथ वगैरह अलग हो गई, तो चारों की चारों बॉन्ड्स में क्या बोल रही हूँ, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेकिन CH4 को जब हमने फाइंड आउट किया, पूरे पैरामीटर्स निकाले, तो उनके बीच का जो एंगल है हर एक बॉन्ड का वो भी सेम है, हर एक बॉन्ड की जो लेंथ है वो भी सेम है, और हर एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी सेम है। ठीक है। तो अब ये कैसे हो गया, इसके अकॉर्डिंग तो 2px 2pyz अलग होने चाहिए थे, ऐसा अलग होगा। और यहाँ पे देखो तीनों के तीनों p ऑर्बिटल्स क्या है, एक x डायरेक्शन में, एक y में और एक z में, तो ये क्या होने चाहिए थे, परपेंडिकुलर। मतलब ये वाले जो बॉन्ड्स बनते हैं इसके अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग, वो क्या होने चाहिए थे, 90 डिग्री पे होने चाहिए थे एक दूसरे से। समझ आया? ये क्या होते हैं 90 डिग्री पे। ये मान के चलो 3p ऑर्बिटल्स है तुम्हारे, ठीक है, दिख रहा है, ये p ऑर्बिटल्स है। ठीक है।
ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स और ये वाई वाला। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे पे 90 डिग्री है। तो ये ऐसे ही रह के इन पे क्या आएगा, एक एक एस ऑर्बिटल आ जाएगा हाइड्रोजन का एक एक एस ऑर्बिटल आके ऐसे ही ओवरलैप कर जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये तीनों बॉन्ड्स क्या होने चाहिए थे, एक दूसरे पे 90 डिग्री होने चाहिए थे। और बचा हुआ एस क्या होगा, वो कहीं भी हो सकता है क्योंकि वो तो स्फेरिकल है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है अकॉर्डिंग टू वीवीटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कार्बन क्या बनाता है, 109 डिग्री के आसपास बनाएगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ गई कि तुमने एक्साइट करके बना भी दिया, फिर भी जो हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो बराबर नहीं आ रहे, जो रियल मॉलिक्यूल है उसके बराबर। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए बाद में आई है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन वगैरह सब पढ़। ये बोर्ड पे जो भी लिखा है इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, बहुत काम की चीज़ें हैं। हाइब्रिडाइजेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स मैंने लिख दिए यहाँ पे। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करने बता चुकी हूँ, आयनिक के लिए कोई थ्योरी नहीं है, सारी थ्योरीज कोवेलेंट के लिए। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी मिक्सिंग होगी जिनकी एनर्जी नियरली इक्वल हो, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी डिफरेंस है चलेगा बट नियरली सेम हो। थोड़ी सी डिफरेंट है उसको बराबर लाने के लिए ही तो क्या कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, नियरली सेम एनर्जीज, रीडिस्ट्रीब्यूट द एनर्जीज। ठीक है, अब इनके बीच में ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं है बट एनर्जी का क्या है, डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होंगे, जो दो ऑर्बिटल्स और बन के आएंगे वो क्या होंगे, बराबर एनर्जी के होंगे। ठीक है, ये समझो कि एक बॉक्स था, बोतल है जिसमें आपने येलो कलर डाल दिया और दूसरा कलर आपने पिंक भी डाल दिया, फिर ग्रीन कलर भी डाल दिया। तीनों कलर्स अलग अलग है लेकिन आपने उसको मिक्स करके जब बाद में कलर निकालोगे तो वो एक ही कलर निकलेगा। ठीक है, तो कलर क्या है, एनर्जी, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स जो है अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं और फिर बाद में क्या कर रहे हैं, सारे एक जैसी एनर्जी के हो गए, एक जैसी शेप के हो गए। उनमें से तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा अलग है, कोई डिफरेंस नहीं है। 4 ऑर्बिटल्स मिलके बने, चारों सेम मिलेंगे, 2 बने दोनों सेम मिलेंगे। वही जैसे अगर तुमने सारे कलर्स मिक्स कर दिए तो जो कलर निकालोगे बाद में तो उसमें से अलग अलग पार्टिकल नहीं कर सकते ना, ये ग्रीन कलर का है, ये रेड कलर का है, ये अलग दिख रहा है, कुछ ये ड्रॉप अलग है। तो इसी तरह से सिंपल है कि जिनकी भी एनर्जी अलग अलग होगी, सेम एटम के ऑर्बिटल्स वो मिक्स करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दूसरे को और फिर आइडेंटिकल बन जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, शेप सेम हो जाएगी उनकी और एनर्जी सेम हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अब आगे जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, दो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स मिलते हैं और फिर वो क्या करेंगे, मिलके अगर उनकी एनर्जी सेम है तो वो ऐसे मिलेंगे कि उनकी एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। समझ आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, अलग अलग एनर्जीज हैं मिक्स करके सेम एनर्जी के हो गए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलेगी, दो एटम्स जिनकी एनर्जी लगभग सेम है, जिन ऑर्बिटल्स की, वो मिक्स करेंगे और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ये सब बनाएंगे। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या हो रहा है। आगे समझ, हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड हो गया, सारा सेम हो गया, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अलग अलग कर देगी उनको। इतनी सी बात समझ आई। अब मैंने लिखा है कि टेक्स प्लेस ओनली व्हेन बॉन्ड इज फॉर्मिंग, जब बॉन्ड बन रहा होगा तभी क्या करेगी, मिक्सिंग होगी। सीधी सी बात है, जब न्यूक्लियस आएंगे पास में, एटम्स आएंगे पास में, तभी तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर पाएंगे। और उनको ओवरलैप करने के लिए समझो कि ये आगे जब पढ़ोगे तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम होती है और पी की थोड़ी सी ज़्यादा है। सिंपल है, एस की, पी की, डी की, एफ की ऐसे आती है। तो एस और पी की एनर्जी को बराबर करना है तो ये एस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, पी को थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी जो इसको चाहिए स्टार्टिंग में, वो किस में मिलेगी, जब बॉन्ड बन रहा होगा तभी। तो जब बॉन्ड बनेगा तो वहाँ से थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी, वही क्या करेगी, इसको आगे एक्साइट करेगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, जब बॉन्ड बन रहा होगा तभी। अलग अलग अगर घूम रहे तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। क्लियर है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड और मिक्स्ड। जितने ऑर्बिटल्स उठा के तुम बोतल में डाल रहे हो उतने ही मिक्स करने के बाद तुम्हारे पास आएंगे। क्लियर है, 4 डाले तो 4 निकल आएंगे एक जैसे, 5 अलग अलग डाले तो 5 एक जैसे निकल आएंगे बाहर। समझ आ गया, जितने तुम डालोगे उतने ही। मान लो एक एस डाल दिया, 2 पी डाले तुमने, एस डाल दिया, एक एस है और 2 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स और पी वाई। तो तुम्हारे पास बाद में जब मिक्सिंग वगैरह होगी जो आएगा वो 3 ऑर्बिटल्स आएंगे तुम्हारे पास। और वो कौन से होंगे, एक एस डाले और 2 पी डाले तो वो एस पी 2 से डिनोट करेंगे। ये कैसे, ये पूरी टेबल वगैरह बना के समझाऊंगे। अभी के लिए इतना समझो कि अगर 3 ऑर्बिटल्स तुमने लिए हैं तो तीनों के तीनों बाहर आए हैं और सेम आए हैं। ठीक है, 4 डालोगे 4 आ जाएंगे,
हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड बोथ कैन पार्टिसिपेट। अब इस पर डिपेंड नहीं करता कि ऑर्बिटल हाफ फील्ड ही होना चाहिए। वीबीटी ने क्या बोला था, हाफ फील्ड होना चाहिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलती है, हाफ फील्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुली फील्ड भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हाफ फील्ड है वो पार्टिसिपेट करे ही, वो ना भी करे, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। एक ये पॉइंट, ये क्या करता है, ज्योमेट्री को बता देता है, टेल्स ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार ज्योमेट्री और तुम टिक कर देते हो शेप को, और वो गलत हो जाता है। तो ज्योमेट्री क्या है, अगर तुम समझो, शेप को देखो, शेप क्या होती है तुम्हें दिखाई देती, ये पेन क्या है, लीनियर है, और स्फीयर होगा वो तुम्हें दिखाई देगा स्फेरिकल, तो जो दिखाई दे वो क्या है, शेप। और कुछ है, लोन पेयर वगैरह काउंट करके और कुछ दिख रहा है तुम्हें, अगर माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हो मान लो, तो वो क्या होगी, ज्योमेट्री। अगर ऐसे ध्यान रख लो इसको, ऐसे ध्यान रख लेना कि, एक सेकेंड, शेप क्या है, शेप तुम्हें दिखाई देगी, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या है, वो डिपेंड करेगा, लोन पेयर को भी काउंट करोगे तुम, पाई बॉन्ड की रिपल्शन वगैरह सब काउंट करके ज्योमेट्री दिखाओगे, ठीक है। तो शेप में क्या करना है, तुमने लोन पेयर को नहीं देखना है, क्योंकि लोन पेयर बहुत छोटे से होंगे, तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, ये सोच के चलो, ठीक है। तो क्या है, शेप को देखना है, तो लोन पेयर नहीं देखने, ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट करने हैं तुमने, ठीक है। ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी काउंट करना है, उनको भी देखना है वो किस साइड है, ठीक है। अब मान के चलो ये ए है, बी और बी, और यहाँ पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। इतना तो पता होगा, अगर ये नहीं पता तो बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोन पेयर। तो शेप में क्या करना है, तुमने इसको देखना ही नहीं है, तो ये क्या हो गया तुम्हारे, लीनियर हो गया। लेकिन ज्योमेट्री की जब बात करोगे, ए बी बी, तो ये क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा, क्योंकि इसको भी काउंट करना है, ये 3 पॉइंट्स हैं, तो ये होगा टी शेप। आई बात समझ, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस। उसके बाद है बिगर लोब को पॉजिटिव डिनोट करना है और स्मॉलर लोब को नेगेटिव। अब ये लोब्स क्या है, मान लो एस और पी जब मिलते हैं तो वो क्या बना देंगे, ऐसे बना देते हैं, जो मिलेगी वो बड़ी हो जाएगी, जो पीछे वाली है वो छोटी रह जाएगी, तो छोटी वाले को नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, ये डिनोट करना है, ठीक है। अब ये कैसे बनेंगे ये सब देखते हैं पूरा अच्छे से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाई बॉन्ड्स जो है वो कभी भी नहीं बनते हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, पाई बॉन्डिंग कैसे बनती है, सिंपल अगर मैं बात करूँ तो कल ही क्लास ली है इसकी, ये पी एक्स और पी एक्स है मान, ये दोनों आएंगे पैरेलल टकरा जाएंगे, तो क्या हो गया, पाई बॉन्ड बन जाता है तुम्हारा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, जो भी। अब मान के चलो तुमने ले लिया कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप थोड़ी बहुत तुम्हें पता होगी कि ये ऊपर छोटी सी लोब होती है, एस और पी को अगर मैं बात करूँ तो नीचे बड़ी सी लोब, ठीक है। ये है हाइब्रिड, एस पी ऑर्बिटल है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा ऑर्बिटल लूँ इसके साइड में, तो वो भी ऐसा ही होगा। अब ये देखो दोनों मोटू मोटू है, मोटे मोटे, क्या ये पैरेलली ओवरलैप कर पाएंगे अच्छे से, ऊपर वाली लोब तो ओवरलैप ही नहीं कर पाएगी, उसको तो भूल ही जाओ। और ये भी क्या है, बस ऐसे ऐसे टच करेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ओवरलैप नहीं कर पाते। तो पाई बॉन्ड्स जो हैं वो कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर नहीं बनते, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड को देखते ही नहीं है, ना लोन पेयर को देखते हैं, ठीक है। सॉरी, लोन पेयर को देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जब काउंट करते हैं तो पाई बॉन्ड्स को नहीं देखते, ठीक है। अब जैसे हम लोग बनाते हैं सी डबल बॉन्ड, सी एच और एच, ये है, मान लो ये कार्बन है, इसके साथ भी कुछ अटैच, तो हम क्या कैसे चेक करते हैं, सिंगल ये सिग्मा बॉन्ड्स को चेक करते हैं, 1 2 और 3 बॉन्ड्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, ऐसे बोलते हैं, नहीं करते हैं, कहते हैं ना ये पाई बॉन्ड भी इंक्लूडेड है, नहीं बोलते। और इसी वजह से क्या होगा, 3 किससे मिलकर बनेंगे, एस पी और 2, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। तो मेन पॉइंट ये है कि पाई बॉन्ड्स को हाइब्रिडाइजेशन में कभी काउंट नहीं करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप ही नहीं कर पाती, ये तो छोड़ दो, ये भी ओवरलैप नहीं कर पाते, ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स जहाँ पे भी दिखे वो क्या होंगे, प्योर पी ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब प्योर पी या प्योर डी जो भी है उससे बनेंगे, हाइब्रिड नहीं होंगे, ध्यान रख लोगे, इतनी सी बात है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल से मिलके बना है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने ऑर्बिटल्स तुम्हें मिले हैं, ठीक है। उसकी बात करते हैं। अब मैं पहले तुम्हें एस पी ओवरलैप करके और पी पी ओवरलैप करके ये सब क्यों नहीं बता रही हूँ, ताकि जब एक साथ टेबल में कर लेंगे हम कि एग्जाम्पल भी एंगल कैसे बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और ताकि तुम ये अप्लाई करके भी देख सको, ठीक है। तो बार बार में चीज़ों को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए
एक बार में समझ आ जाएगा पूरी टेबल जब तुम पढ़ोगे तो। अब इसमें क्या है, डिटरमाइन करने के लिए तुमसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या तो तुम्हें स्ट्रक्चर दे देंगे, एक स्ट्रक्चर दे दिया, उसमें से पूछेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये जो सेंट्रल एटम है उसकी बता दो, या फिर अगल बगल वाला जो भी पूछे। या फिर आपको बोल सकते हैं कोई भी फॉर्मूला दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि बताओ ये जो एटम है सेंट्रल एटम, इसने ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। तो सिंपल है, जब भी तुम्हें स्ट्रक्चर गिवन हो तो तुम्हें बस सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने हैं और लोन पेयर कितने हैं वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो पता होगा, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो। ठीक है, ये है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर जितने भी तुम्हें वहाँ पे दिख रहे हो उनको ऐड कर देना। अब एक बात देखो, कई बार क्या होता है तुमसे पानी का ही पूछ लिया, जैसे H2O, यहाँ पे तुम्हें दिखा नहीं रखा है यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, दो लोन पेयर है। कैसे पता करोगे, लविस डॉट स्ट्रक्चर जो समझा चुकी थी, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, एक एक इधर दे दिया होगा बॉन्डिंग में, तो ये तो बच गए ना 4। तो अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि कितने इसके पास इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऑक्सीजन की, तो क्या करना है, मैंने सिग्मा बॉन्ड्स 1 और 2, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने, पेयर बोला, पेयर मतलब 2 को 1 मानना है। ठीक है, तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, तो ये क्या हो गया 2 + 2 मतलब 4 नंबर आ गया, 4 हमारे पास। तो इसको क्या करना है, S और P को मिला के 4 बना दो तुम, SP, एक S हो गया तो 3 P हो जाएंगे, तभी तो 3 + 1 4 हो जाएगी ना, ऐसे करना है इसको। ठीक है, ये मोस्टली किस में यूज़ करना है, तुमने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तुम्हारे पास, कार्बन के जो बहुत सारे स्ट्रक्चर दे देते हैं ना, उसमें 4 कार्बन दे देंगे मान लो, और उसमें C1 C2 C3 नेमिंग होगी, और फिर पूछेंगे कि अच्छा इनको अरेंज करके बताओ कि ये C1 से लेके C4 तक इनके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और फिर 4 ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, SP, SP3, SP, SP4, ऐसे कुछ भी बोल देंगे। तो उसमें से फाइंड आउट करना है, तो तुम्हें क्या करना है, C डबल बॉन्ड C, अगर वही ट्रिपल बॉन्ड भी अगर तुम्हें गिवन है ये मान लो। ठीक है, तो अब तो कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई हैलोजन है मान लो, तो इस कार्बन का अगर मैं निकालूं तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, बाकी क्या हो जाते हैं 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और फिर ये एक सिग्मा बॉन्ड, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है, कार्बन के पास 4 ही थे, चारों शेयर कर ली, तो कोई लोन पेयर नहीं है। S एक हो गया और फिर P एक हो गया होगा, तो ये SP हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर वगैरह करेंगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से। बेसिकली ये याद रखना, सिग्मा प्लस लोन पेयर, पाई को काउंट नहीं करना है। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर एक होता है, अगर तुम्हें फॉर्मूला गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, फिर से हम ले लेते हैं H2O कोई, ये तो समझ आ गया होगा। फिर से बात कर लेते हैं H2O की, और सबसे सिंपल जो होते हैं NH3, H2O, CO2, ये सब। इसमें क्या करना है, तुमने हाफ करना है इस टर्म का, ये क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, जो सेंटर में एटम है उसका कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट में, जब कुछ भी नहीं होगा तब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। M क्या है, मोनोवैलेंट कितने एटम है, क्या है ये, मोनोवैलेंट। अब मोनोवैलेंट क्या होते हैं, जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मोनोवैलेंट क्या होते हैं, जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, सिंपल। हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहीं पे भी दिख जाए वो एक बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन क्या करता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन को लिख सकते हो यहाँ पे, नहीं लिख सकती, ऑक्सीजन क्या बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से कार्बन क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बनाएगा। तो इनको ध्यान रखना, ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये मोनोवैलेंट होंगे। तो कितने मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड है, कितने मोनोवैलेंट एटम्स है वो देखना है यहाँ पे। -C मतलब अगर तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दे दिया, H2O पॉजिटिव दे दिया यहाँ पे, तो वो कटायन कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, और A है नेगेटिव चार्ज कितने। ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये वाला है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है और नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है। सिंपल फॉर्मूला है, एक बार खुद से ट्राई करोगे आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं स्टेरिक नंबर ऑफ H2O। तो ऑक्सीजन है सेंटर में, जो कम नंबर में होता है, कम जिसके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही क्या होता है, सेंटर में होता है। और अगर कहीं ऐसा मिल जाए कि 2 एटम्स ऐसे आ रहे हैं जो दोनों के सेम नंबर है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, वो क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, तो पहले देखना नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तुम्हारे पास, कम वाला है उसको बीच में रखो। फिर देखना इलेक्ट्रोपॉजिटिव को बीच में रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव्स को साइड में रखना है। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये क्या होते हैं, बाद में साइड में आते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, ऑक्सीजन एक ही है और ये 2 है, तो बीच में हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, ये मोनोवैलेंट प्लस आएगा, गलती से मैंने माइनस लिखा था। ठीक है, तो ये होगा प्लस यहाँ पे। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं H2O का, OH। तो ये हो गया हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 1 और 2,
कोई चार्ज नहीं है तो प्लस माइनस का कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो 6 + 2/2 कितना हो जाएगा तुम्हारे 8/2 4। तो इसका आ गया 4, और 4 को कैसे लिख सकती हूँ मैं sp3। ये नंबर काउंट कर लेना, 3 + 1 क्या हो गया 4, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं NH3 की बात करूँ तो NH3 में नाइट्रोजन होगा, ऑब्वियसली कम नंबर ऑफ एटम्स है, तो N के लिए हाफ। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम्स है 3, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है तो इसको छोड़ो, 8/2 कितना हो गया ये भी sp3। आ गया समझ? तो ऐसे पुट करना है, कैलकुलेट करना है। एक दो और कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल BF3 लेते हैं हम, BF3। तो बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हाफ, बोरोन में तो 3 होते हैं, तो 3 प्लस फ्लोरीन भी 3 है, फ्लोरीन भी मोनोवैलेंट है, तो ये 3 ही हो जाएगा तुम्हारा। स्टेरिक नंबर 3 आ गया। तो स्टेरिक नंबर 3 है तो S1 और P कितने बच जाएंगे फिर 2, sp2 हो जाएगी इसके हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब एक एक करके हम क्या करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स sp2 sp3 sp4 sp3 sp3 d1 d2 ये सब करते हैं, ठीक है। एक तरफ पूरी टेबल हो जाएगी, कवर हो जाएगा उससे। अब क्या है, एक एक करके करते हैं कि स्टेरिक नंबर अगर तुम्हारी अलग अलग वैल्यूज आ रही थी उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर निकालना आ गया तुम्हें, टोटल फॉर्मूला में पुट करना है, कैटायन आयन वाला माइनस प्लस देख लेना, मोनोवैलेंट को ऐड करना है किसमें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा आता है स्टेरिक नंबर 2 स्टेरिक नंबर है, मतलब उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो 2 है, दोनों का एडिशन क्या है 2 ही होगा। तो इसमें क्या होगा, मान लो ये s ऑर्बिटल है तुम्हारा और ये p ऑर्बिटल है, स्टेरिक नंबर 2 है, सीधे लिख दो, और तुम्हारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp होगी, एक s होगा उसमें और एक p होगा, ठीक है। तो 2 है मतलब 2 ऑर्बिटल्स आए हैं, मिले हैं, 2 ऑर्बिटल्स ने मिलकर 2 ही नए ऑर्बिटल्स बनाए, बस चेंज क्या हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई है और उसकी एनर्जी चेंज हो गई है, ठीक है। तो p ने s के साथ मिला, पॉजिटिव से जब मिलेगा तो ये बड़ा साइज का हो जाएगा, ठीक है। तो इसने इसको डिनोट कर दिया पॉजिटिव से, और ये हो गया छोटा सा नेगेटिव, ठीक है। s और p और s मिले हैं, 2 ऑर्बिटल्स मिले हैं, तो मुझे 2 ही मिलेंगे ऐसे ऐसे सेम। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ या फिर एक और ऑर्बिटल बना के तुम्हें दिखाऊँ, ठीक है। तो ये 2 नए ऑर्बिटल्स आ गए मेरे पास। अब ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, बेरिलियम के हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम के ही होंगे। अब बेरिलियम के पास क्या है, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव। जो छोटा सा नेगेटिव वाला है उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये। आ गया समझ? अब फ्लोरीन जो आएगा 2 फ्लोरीन आएंगे, वो अपने अपने s ऑर्बिटल से ऐसे बाइंड कर जाएंगे, तो ये शेप क्या होगी तुम्हारी, लीनियर होगी, 180 डिग्री बन गया है एंगल। आगे समझ, स्टेरिक नंबर 2 है, sp तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन होगी, लीनियर शेप हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड CO2 को जब तुम करोगे तो उसका भी सेम आएगा। CO2 तो वैसे भी तुम्हें पता ही होगा, CO2 ऐसा होता है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैलकुलेट कर लेना। और एक जो चीज़ है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सबको पता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp ही होगी। तो इसके एग्जांपल्स, बाकी जो एग्जांपल्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कहीं से भी तुम्हें मिल रहे हैं, तो वहाँ से खुद से सॉल्व करके देखना। अभी नेक्स्ट पूरा जब टेबल हो जाएगी तो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी समझ आई, s और p मिलकर कैसे ऑर्बिटल्स बनाते थे, ये ऐसे वाले। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर अगर 3 आ गया किसी भी फॉर्मूला का तुम्हारा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें लिखनी है, वो क्या लिखनी है तुम्हें, sp2 और ये हो जाएगी sp3, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 और ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, शेप क्या हो जाएगी, जो बॉन्ड्स बनेंगे उसके ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। सीधे सीधे याद रखना, एक अगर एटम तुम्हारे पास है उसको 2 बॉन्ड से जोड़ना है, सिमेट्रिकल होना चाहिए, जितना दूर दूर हो सके उतना दूर दूर करना है। तो एक के साथ 2 लगाने, तो ऐसे लगाऊंगे तो इधर है दूर दूर रहो दोनों, ठीक है, सिमेट्रिकल भी हो गया। इसी तरह ट्राइगोनल प्लेनर अगर है बीच में है तो वो तीनों ऐसे सिमेट्री में लगेगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि तुम यहाँ पे करके और फिर इसको भी ऐड कर दो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या चाहिए हमें, जितना दूर हो सके उतना दूर बॉन्ड्स या फिर लोन पेयर बनाने हैं, ठीक है। यही बेसिक कंसेप्ट है। आगे चल के जब तुम VSEPR थ्योरी पढ़ोगे कि रिपल्शन को कम करना है, तो क्या हो गया, 3 चीज़ें बनानी है, 3 बॉन्ड ऑर्बिटल्स बना दिए। इसी के साथ में आगे जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल फ्लोरीन है क्लोरीन है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो sp2 में क्या हो गया, एक तो s ऑर्बिटल होगा तुम्हारा और 2 क्या होंगे, p ऑर्बिटल्स होंगे, ये मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके क्या करेंगे, 3 sp2 टाइप के ऑर्बिटल बना देंगे,
3 बना देंगे ऐसे ही ऑर्बिटल्स, ठीक है। 3 अगर ऐसे ही ऑर्बिटल मुझे यहाँ पे लगाने हैं तो मैं ऐसे ऐसे करके लगाऊंगी ना उनको बड़े बड़े, और ये छोटी छोटी लॉब्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे ट्राइगोनल प्लेनर में होगा। और ये एंगल कितना होता है, ऑब्वियसली 120 डिग्री होता है। अगर ये 360 को तुम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हो तो 120 बच गया एक। और एग्जाम्पल है इसका BF3, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं शेप और ज्योमेट्री जो अलग अलग होती है उसमें क्या है। अब BF3 में तो क्या है कि बोरोन है, ये फ्लोरीन और फ्लोरीन लग गया। तो इसकी शेप या ज्योमेट्री दोनों ही क्या हो जाएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि मुझे ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं, एटम्स लगे। लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास है ये NO2 का जब तुम स्टेरिक नंबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है हाफ वो आएगा तुम्हारे पास, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का अगर तुम सिंपल भी बनाओगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे बनता है ये। तो ये जो एक लोन पेयर बचेगा तुम्हारे पास, इसकी वजह से क्या होगा, ये 3 बॉन्ड्स ना बना के क्या, एक ये लोन पेयर, एक सिग्मा और एक सिग्मा, इसकी वजह से होने तो 3 चाहिए थे 120 डिग्री पे, बट ये क्या करेगा, लोन पेयर तुम्हें दिखाई नहीं देगा। लोन पेयर जब तुम्हें दिख ही नहीं रहा है तो ये क्या बच गया तुम्हारे पास, बेंट स्ट्रक्चर नहीं बन गया कि बेंट है, या फिर वी शेप बोल सकते। इसको अगर उल्टा करके लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ये वी बन गया ना तुम्हारा, इसलिए इसको वी शेप या बेंट बोल देंगे, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 4 जो आएगा हमारे पास उसकी। तो उसमें क्या है, मैंने जो भी ये लिखे है तुम्हारे पास NH3 CH4 H2O NH4 SiH4 BF4 नेगेटिव CCl4, इन सब को जब तुम कैलकुलेट करोगे पॉजिटिव नेगेटिव अनाइन कटाइन को देख लेना, तो तुम्हारी जो स्टेरिक नंबर आएगा वो 4 ही आएगा, हमेशा चेक कर लेना। CCl4 का BF4 नेगेटिव का अगर मैं निकाल के बताऊँ तो मैं BF4 नेगेटिव हाफ है। बोरोन के 3 होते हैं, फ्लोरीन 4, मोनोवेलेंट 4 एटम्स ऐड है। अनाइन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3 प्लस 7 कितना हो गया, 8 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। 4 ही आ गया इसका भी। तो इनमें जब तुम देखोगे तो क्या है, तुम्हारा स्टेरिक नंबर सेम है। स्टेरिक नंबर सेम है मतलब ज्योमेट्री तो तुम्हारी सेम हो गई, इन सब की क्या होगी, ज्योमेट्री सेम है अगर स्टेरिक नंबर सेम है तो, ठीक है। तो इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, जो अभी लिख के दिया था तुम्हें उसमें स्टेरिक नंबर 4 की ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्रीज, ठीक है। एग्जाम्पल से हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, मान लो NH3 को लिख रही हूँ मैं, NH3 ने 4 स्टेरिक नंबर आया है, तो मतलब 4 ये बॉन्ड्स बनाते हैं ऐसे अलग अलग। अब इस बॉन्ड्स में 3 तो हाइड्रोजन तुम अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनका क्या काम है, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं अलग से, ठीक है। और ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते इन्हीं को क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये NH3 हो गया। अब जब भी सारे के सारे तुम्हारे बॉन्डेड हों लाइक CH4 तो टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन अगर इसमें से मैंने एक हटा दिया है, एक लोन पेयर आ गया, तो वो ज्योमेट्री हो जाएगी तुम्हारी पिरामिडल, ठीक है। वो कैसे हो जाएगी, लोन पेयर होगा ऊपर से उसको पुश करेगा और वो पिरामिड की शेप में हो जाएगी, ठीक है। तो इसके केस में हो जाएगी ज्योमेट्री तुम्हारी पिरामिडल, जैसे NH3 का क्या होता है वैसे 1 2 3, यहाँ पे बॉन्डिंग होनी चाहिए थी लेकिन ये बॉन्ड ना होकर क्या होता है लोन पेयर, और ये इन दोनों को थोड़ा थोड़ा पुश करके क्या बना देता है, पिरामिड बना देगा, ठीक है। ये पुश क्यों करता है, ये सब वस्पर में पढ़ेंगे अभी, ताकि तुम्हारा एक साथ कवर हो जाए पूरा पूरा, इसलिए बता रही हूँ। इसी तरह से अगर कहीं पे आता है तुम्हारे पास 2 लोन पेयर फिर 2 बॉन्ड पेयर, अगर मैंने यहाँ पे मान लो ये लोन पेयर भी हट गया यहाँ से, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं ना ये, और ये दोनों क्या है, बेंट या फिर वी शेप में हो जाएगा। तो ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी तुम्हारी, शेप हो जाएगी बेंट, ठीक है। ज्योमेट्री सबकी टेट्राहेड्रल है इनकी, बट शेप अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2 अगर तुम लेते हो, स्टेरिक नंबर 4 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप अगर मुझसे पूछिए तो इसकी शेप हो जाएगी ये वाली। 2 लोन पेयर है, इनको पुश करके क्या कर देंगे, वी शेप में बना देंगे, बेंट बना देंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। इनके एग्जाम्पल्स इस वाली जो भी लेक्चर है इसमें मैं ज़्यादा तुम्हें बहुत समझा नहीं सकती, तुम्हें खुद से इमेजिन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से बुक से पढ़ना है। ये लेक्चर ख़त्म हुआ देखा, उसके बाद बुक से पढ़ो एक बार अच्छे से। स्टेरिक नंबर अगर तुम्हारे पास 5 आ गया है, कोई भी मॉलिक्यूल तुम्हें गिवन है और उसको तुमने निकाला, मान लो जिन्होंने F2 को निकालने लगे हो,
तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है, प्लस 2 अब मोनोवैलेंट 8 है, तो 8 + 2 10 / 2 क्या हो गया 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह ClF3 का भी 5 आएगा, इन सब का भी। तो 5 आते ही तुम्हें कहीं पे भी बोला गया हो तो ज्योमेट्री तो लिख देना सीधे सीधे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, TBP ऐसे डिनोट कर रहे हैं इसको। ठीक है, TBP ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ज्योमेट्री इन सब की क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा शेप क्या होगी तो दिक्कत आएगी। sp3d अगर उसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, 5 है, तो मान लो ये ए एटम है कोई भी, इसके चारों तरफ अगर मुझे 5 बॉन्ड्स बनाने हैं तो वो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी। क्या है कि 3 तो एक प्लेन में, ये जैसे हाथ है तो 3 तो एक प्लेन में, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। ठीक है, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे TBP ट्राइगोनल तो है ही, ट्राइगोनल 2 पिरामिड है ऊपर नीचे, ऐसे पिरामिड बन जाएंगे। ठीक है, इनको क्या बोल देंगे, ये मान के चलोगे जब तुम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसी तरह ये वाला पिरामिड बनाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं वीडियो भी डाल रही हूँ, उनको देखते रहो धीरे धीरे। तो इसमें क्या हो जाएगा TBP ए है और ये हो गया हमारे पास ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। 0 लोन पेयर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सारों पे एक एक एटम लगा देना, B एटम है कोई भी मान लो बगल में, उनको लगा दिया मैंने। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एक लोन पेयर आ गया कहीं पे भी, एक लोन पेयर, इसका एग्जांपल क्या है 0 लोन पेयर का PCl5, सिंपल ऐड हो जाएगा। एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर आ गए मेरे पास, SF4 S है यहाँ पे, स्टेरिक नंबर 5 है तो 5 बॉन्ड्स तो मैंने बना दिया। फ्लोरीन कितने 4 है, ये वाला खाली रह गया, इसलिए इसको किससे डिनोट करूँगी मैं लोन पेयर से। लोन पेयर से डिनोट करते हैं, ये वाली चीज़ क्या है, ये हो जाती है, ये ज्योमेट्री जो लिखी है ये क्या है सीसो, जो झूला होता है ऐसे होता है, और ये जो सीसो झूला होता है ऐसे ऐसे ये, और इसके नीचे क्या करते हैं ये दो क्या बोलते हैं इसको, लोहे के लगे रहते हैं जिसके ऊपर झूला टिका होता है, तो वो वाली शेप है ये। इसको अगर मैं ऐसे घुमा के लिखूँ तो देखो, ये सल्फर, ये तो हो गया, ये फ्लोरीन और ये है। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे टिका होता है झूला वो है, और यहाँ पे जो लोग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं वो है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सीसो शेप, SF4 की हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे भी एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर आए तो वो क्या हो जाएगा सीसो। इसी तरह 2 लोन पेयर अगर मैंने बना दिए, यहाँ पे 2 लोन पेयर अगर बना दिए तो वो हो जाएगी T शेप, T की शेप में हो जाएगी। T की शेप में कैसे हो जाएगी, अब देखो दोनों लोन पेयर्स को क्या करना है हमें इस वे में करना है कि रिपल्शन कम हो, तो उसमें क्या करना है दोनों लोन पेयर्स को तुम्हें इस वाले पोजीशन पे करना है। अब ये जो लेंथ है हमारी इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, जो ऊपर और नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं एक्सियल, और ये वाले जो बगल वाले होते हैं फ्लोरीन, ये मान फ्लोरीन। ठीक है, मान के चलो ये था फ्लोरीन, ऐसे था। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है तुम्हारे पास 2 लोन पेयर है, मतलब 2 गायब कर दिए मैंने यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे लोन पेयर, ये हो गए 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये बन गया T शेप। इसको मैं उधर भी घुमा के दिखाती तो वो सेम चीज़ थी, बट तुम्हें विजुअलाइज नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है, तो ये हो गया T शेप। आगे समझ, तो इसका एग्जांपल है ClF3। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना जब भी तुम्हारे पास स्टेरिक नंबर 5 आए, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आए, तो लोन पेयर्स को 2 को पहले इधर ही लिखना है, तीसरा आएगा तो इधर आएगा, या फिर चौथा आएगा इधर आएगा, फिर ये। ठीक है, तो 2 का बहुत बार पूछते हैं, ClF3 तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है, तो ये इधर आएंगे दोनों लोन पेयर्स, ये इक्विटोरियल बॉन्डों में। ठीक है, एक्सियल पे लोन पेयर को नहीं रखना है। इसी तरह से अगर 3 लोन पेयर्स हो गए मेरे पास तो इसको हटा दूंगी मैं यहाँ से, तो ये क्या हो गया लीनियर हो गया। मतलब स्टेरिक नंबर अगर 5 है तुम्हारे पास तो लोन पेयर्स को पहले इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेरिक नंबर 5 में क्या होता है लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है, कर लोगे इसको ध्यान। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इनके स्ट्रक्चर स्टेरिक नंबर निकालो पहले खुद से, फिर बॉन्ड्स बनाओ, फिर एटम्स को रखो उनकी जगह पे, फिर देखो लोन पेयर कितने बचे हैं कितना नहीं बचा है, और उस पर देख लेना। स्टेरिक नंबर 6 की अगर मैं बात करती हूँ तो sp3 4 तो हो गए, तो मुझे 2 d ऑर्बिटल्स भी चाहिए होंगे, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी sp3d2। स्टेरिक नंबर 6 जहाँ पे भी आ गया क्या हो गया sp3d2। ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी, शेप क्या होगा डिपेंड करेगा लोन पेयर कितने। अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो सिंपल ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी, लाइक SF6 S बनाया और 6 बॉन्ड्स बनाए, और 6 के 6 पे क्या हो गया हमारे फ्लोरीन अटैच हो गए, तो सारे के सारे सिमिलर हैं, और सिमिलर है तो क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल हो गया। इस पे अगर मैंने एक लोन पेयर लगा दिया, फॉर एग्जांपल ClF5 अगर मैं बात करती हूँ, ClF5 क्लोरीन था, सिंपल वही, अगर तुम स्टेरिक नंबर निकालोगे तो 6 आएगा। तो अब इसमें ध्यान रखना है एक्सियल पे लोन पेयर आएगा। स्टेरिक नंबर 5 अगर है तो इक्विटोरियल पे आएगा, 6 है तो एक्सियल पे आएगा। ठीक है,
6 है तो एक्सियल पे आएगा लोन पेयर, ध्यान रखना। तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा लोन पेयर आएगा, ये क्या है लोन पेयर। अब इसको देखो, ये स्क्वायर सा लग रहा है तुम्हें, ये स्क्वायर है और उसके ऊपर एक ही टॉप पे एटम रखा है, ये स्क्वायर था उसके ऊपर एटम है। तो ये जब इसको ऐसे ऐसे तुम इमेजिन करके देखोगे तो ये ऐसे बना रहा है, मतलब स्क्वायर वाला बेस है और उसका पिरामिड बना है, तो इसको क्या बोल देते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर के बेस का पिरामिडल क्या हो गया स्क्वायर पिरामिडल। इसी तरह ट्राइगोनल पिरामिडल देखा था, उसमें क्या हो गया था, ट्राइंगल था एक ऊपर था तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया था। आ गया समझ एक लोन पेयर वाला ClF5, बहुत बार पूछते हैं, गलती से यहाँ पे लोन पेयर मत लगा देना, समझ नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सियल पे ही लोन पेयर जाएगा, नोट डाउन कर लो। स्टेरिक नंबर 6 है तो ये 5 पे कहाँ था इक्वेटोरियल पे। अगर 2 लोन पेयर हैं तो एक यहाँ पे था तो दूसरे को मैं इसके अपोजिट लगाऊंगी यहाँ पे, ये कंपाउंड ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, जिनोन F4 है जैसे, जिनोन के ये 4 प्लेन में हो जाएंगे और 2 क्या होंगे लोन पेयर्स, ऐसे ऊपर और नीचे होंगे। तो ये तुम्हारा जिनोन है, ऊपर एक लोन पेयर नीचे एक लोन पेयर, दोनों रिपल्शन को भी कैंसिल कर देंगे और ये क्या होगा फ्लोरीन क्या होंगे प्लेन में होंगे, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह अगर मैं 3 लोन पेयर्स लगा देती हूँ तो तीसरा तो इनमें से कहीं पे भी लगाऊँ, तीनों क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर से टी शेप बन जाएगा। और अगर एक और लोन पेयर आ गया तो इसके अपोजिट लगेगा तो वो फिर लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेना। स्टेरिक नंबर 7 है, वो तुम्हें पढ़ना नहीं है, इतना आता नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आएगा वो बीच में करवा दूंगी मैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको प्लीज़ NCERT से ज़रूर पढ़ लेना, हर एक की शेप वगैरह एक बार खुद से बना के देखना। उसके बाद स्टेरिक नंबर जो होता है वो कहीं कहीं पे फेल कर जाता है, जो ये फॉर्मूला था ये नहीं लगता कहीं कहीं पे, वो कौन से है, या तो ओड इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। ठीक है, तुम्हारा स्टेरिक नंबर आ गया 2.5, तो ये मतलब फॉर्मूला गलत है, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा खुद से, लेविस वाला जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वगैरह डोनेट करने पड़ेंगे, जैसे कि NO2 था। ठीक है, NO2 में क्या होगा तुम्हारे पास नाइट्रोजन 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2.5 आ गया। ठीक है, तो ये लोन पेयर सॉरी ओड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से ये फेल हो गया। दूसरा कहाँ पे फेल होगा, स्टेरिक नंबर अगर 7 या 7 से ज़्यादा है तो भी हम इसके बेसिस पे शेप और ज्योमेट्री नहीं बताते, वो भी हम क्या करते हैं अलग अलग बॉन्ड्स वगैरह बना के फिर देखते हैं। तो स्टेरिक नंबर ज़्यादा हो 7 से या फिर 2.5 से ज़्यादा हो तो भी नहीं होगा। सेंट्रल एटम, जो सेंटर का एटम है वो क्या हो जाए तुम्हारा 1 से ज़्यादा हो जाए। अब इनमें जितने भी देखा है तो यहाँ पे सल्फर एक एटम था, क्लोरीन बीच में आ गया, जिन्होंने एक एटम है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया C6H6 तो इनमें से कहाँ पे तुम सेंट्रल एटम बता सकते हो, कोई नहीं है। ये तो ऐसा होता ना स्ट्रक्चर इसका, तो किसी को भी सेंट्रल एटम यहाँ पे नहीं ले सकते, तो ये स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं डायरेक्ट, या फिर कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग है उसको देखते हैं। अब रेजोनेंस भी बीच में आता है इसमें, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हो गए। तो उसके बाद है अगर स्टेरिक नंबर 8 हो गया या 7 हो गया तो फेल हो जाएगा। अगर बीच में ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट है, वो सेंट्रल एटम अगर है तो भी ये काम नहीं करता है। लाइक MnO4 को जब हम सोल्व करेंगे, MnO4 2 नेगेटिव, तो इसकी स्टेरिक नंबर अलग है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी होनी चाहिए थी sp3, लेकिन रियल में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sd3, डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए भी नहीं लगेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में कोई भी कंपाउंड अगर तुम्हारा मिलता है तो उसमें भी फेल कर जाता है कभी कभी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन। आई होप स्टेरिक नंबर निकालना तुम्हें आ गया होगा। एक कभी कभी ना एंगल पूछ लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ना एंगल होता है, तो उसका फॉर्मूला और कर लेते हैं एक बार, बहुत छोटा सा है, आराम से हो जाएगा। अब ये देखो मैंने लिखा है परसेंटेज ऑफ S इन एनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इज इक्वल्स टू cos थीटा, एक सेकेंड, S परसेंटेज किसके बराबर हो जाएगी, cos थीटा अपॉन cos थीटा -1 इंटू 100। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए परसेंटेज S क्या होता है। sp अगर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन निकली है हमारी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या है 100 मान लो, 100% होता है पूरा का पूरा, तो 100 में से एक S है और एक P है, तो परसेंटेज कितने होंगे 50-50% हो गया ना दोनों, इतना ही ये है और इतना ही P है, तो 50-50%। इसी तरह sp2 अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, sp2 में S परसेंटेज हो जाएगा 33% और P का परसेंटेज हो जाएगा 67%। ऐड करके देखोगे दोनों 100 आसपास आ जाएगा इनका। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा होता जाता है वैल्यू यहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। ये क्या है sp3, 4 स्टेरिक नंबर है, तो 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25 आ गया, तो 1 का 25 हो गया और 3 का मिलकर कितना बना देगा 75। तो sp3 में S परसेंटेज कितना है 25% और P कितना है 75।
इसी तरह से 100 को अगर तुमने 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 और 2 3 है ना, तो ये 33 पॉइंट कुछ आएगा। इसको 33% मान लेते हैं, इसको 67, ठीक है। 2 ऑर्बिटल से तो 100 को 2 से डिवाइड किया, दोनों आधे आधे चले गए, 50-50%। तो ये तो हो गया परसेंटेज कितना है एक किसी भी ऑर्बिटल अगर तुम्हें गिवन है उसमें। तो एस का परसेंटेज किसके बराबर होता है? कोस थीटा। थीटा क्या है? एंगल। अगर ये वाटर है मान लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये वाला जो एंगल है दो ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोला है? थीटा बोल रहा है। ये क्या है? थीटा, ठीक है। तो कोस इंटू थीटा की वैल्यू तुम्हें रखनी है, कोस थीटा -1 इंटू 100, ठीक है। तो या तो तुम्हें परसेंटेज एस गिवन होगा, तुम्हें एंगल निकालना होगा, या फिर तुम्हें किसी का एंगल दे देंगे और बोलेंगे परसेंटेज एस निकालो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको कर लेना। और S अपॉन पी भी निकालना बोल सकते हैं। अगर तुम्हारे पास S आ गया तो उसको 100 में से माइनस कर दोगे तो P आ जाएगा, सिंपल है। तो यही था हाइब्रिडाइजेशन का, इतना ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद VSE PR जब पढ़ेंगे तो पूरा और क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। प्लीज़ अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना, ठीक है।